नमस्कार, नवयुग देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया राजपूत। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे करगिल दिवस की। आज करगिल दिवस है। आज पूरे 22 साल हो चुके हैं करगिल दिवस की जंग को हुए। बताना चाहेंगे कि 26 जुलाई 1999 में हर साल तब से लेकर अभी तक करगिल दिवस मनाया जाता है। 2 महीने से भी ज्यादा जो है करगिल दिवस की जो है उस दौरान लड़ाई चली थी, जिसमें कि 527 से ज्यादा हमारे सेना इस दौरान शहीद हुए थे और 1300 से भी ज्यादा ऐसे हमारे सेना थे जो कि घायल हुए थे। और वहीं जो 2 महीने से ज्यादा जंग लगी, जिसमें कि देखा जाए तो भारत ने ही यहां पर परचम लहराए और आखिरकार भारत ही इस जंग में जीता। और आज उसी को याद करने के लिए फिर से जो है द्रास में मनाया गया करगिल दिवस। वैसे तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दौरान सोमवार को वहां पर होना था, परंतु खराब मौसम के चलते ये यात्रा को रद्द कर दिया गया। और आपको ये बताना चाहेंगे कि देर रात को ही मौसम खराब था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का वहां पर जो विमान था श्रीनगर एयरपोर्ट में उड़ान नहीं भर सकता था। जोजिला दर्रे जैसी हिमालय की चोटियों पर मौसम खराब होने की वजह से वहां पर जाना कठिन था। इसी वजह से राष्ट्रपति करगिल दौरे को रद्द कर दिया गया। और आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रशासन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति करगिल शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, इसलिए प्लान बी की तैयारी की गई थी। इस प्लान बी के तहत राष्ट्रपति द्वारा बारामूला और गुलमर्ग में श्रद्धांजलि जो वो दी गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, फिलहाल करगिल में भी जो है वो शहीद दिवस मनाया गया। इसी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास तो नहीं पहुंच पाए, पर श्रीनगर में अगर बात करें तो कश्मीर घाटी के गुलमर्ग और बारामूला में उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं करगिल की, जहां पर ये वार मेमोरियल में श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहां पर हमारे संवाददाता इसाक भी मौजूद थे। सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज हम करगिल दिवस पर बात करेंगे और जानेंगे हमारे जो शहीद थे उनकी शहादत के बारे में। कारगिल वार विक्ट्री का 22 साल पूरा हो चुका है। ऑपरेशन विजय के 22 साल पूरा होने के बाद इस साल कारगिल विजय दिवस बड़े पैमाने पे कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में मनाया गया। आपको बता दें, इस साल के कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर के माथुर ने शिरकत की और उन जवानों को खराज अकीदत पेश किया ओपी ऑपरेशन विजय मार्ग में, और उन्होंने गोल्डन वॉल का भी दौरा किया। उनके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी कारगिल वॉर मेमोरियल में मौजूद थे। और विक्ट्री लैंप जो है, विक्ट्री लैंप यहाँ पे आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये विक्ट्री मशाल है, विजय मशाल है, जिसे देश के अलग अलग जगहों पे लेने के बाद कारगिल वार मेमोरियल में लाए हैं। और ये वही विक्ट्री मशाल है और इसी विक्ट्री मशाल से दर्शाता है कि हमारे देश के सेना ने किस तरह की कुर्बानी हमारे सुरक्षा के लिए, देश की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए दी है। आपको बता दें, 1999 को 26 जुलाई 1999 को हमारे सेना ने, हमारे जांबाज सिपाहियों ने उन अहम जगहों पे तिरंगा लहराया था जहां पे पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा करने की कोशिश किया था। चाहे वो टाइगर हिल की बात करें, चाहे तोलोलिंग की बात करें या बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, उन सभी जगहों पे 70 रोजा जंग के बाद फतह हासिल किया था। और इस साल कारगिल विजय दिवस बड़े पैमाने पे पैंडेमिक के बाद सेलिब्रेशन कारगिल विजय दिवस का देखने को मिला। और इस समारोह में लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमयंग सेरिंग नमगिल के साथ साथ LHDC लेह के चीफ एडवोकेट टशी गिल्सन, LHDC कारगिल के चीफ फिरोज अहमद खान के साथ साथ जो वीर नारियां हैं और उन शहीदों के रिलेटिव्स हैं, वो इस मुकाम पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मौजूद थे। इस हवाले से हम आप तक जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आज के इस सेलिब्रेशन के हवाले से क्या कुछ कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। इसके फौरन बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमयंग सेरिंग नमगिल कारगिल विजय दिवस के हवाले से लोगों को किस तरह के पैगाम दे रहे हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ दे रहे थे मुजम्मिल जमील। When they come for this kind of a function where we respect brave soldiers who have laid down their lives for the nation, their families are here, their family members, somebody's widowed wife, somebody's mother, somebody's. You think Pakistan can ever think like any Kargil-like situation? There will be a 23rd year, there will be a 24th year, and there will be a 25th year. That's what संदेश का है। साल हम मार्टियर्स को आके हर साल याद करना है शहीदों को। Every day, every time we remember them in our war memorial in Delhi. It's a milestone year. Yes, 50 years of 1971 war. That's a different issue. We are looking at now the Kargil Divas. Kargil Divas we're celebrating every year. It's a historic event.
very difficult to achieve success of this kind. सर ये Only मुश्किल the हालात Indian Army can do. सर ये मुश्किल हालात में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरह से काम हो रहा है पूरा लद्दाख एरिया में, उसको लेकर क्या होगा? क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और ये होता रहेगा. हमारे ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि एक साहसिक दिवस जो कारगिल विजय दिवस के नाम पे 22वीं जो आज यहाँ पे मना रहा है कारगिल में स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल जो द्रास में स्थित है वहाँ पे मैं इस उपलक्ष्य पे पूरे देशवासियों के साथ साथ और विशेष रूप से देश के सेनाओं को अभिनंदन करना चाहूँगा, सल्यूट करना चाहूँगा क्योंकि आज का दिन जो है हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। केवल लद्दाख के लिए नहीं, कारगिल के लिए नहीं, सेना के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक गौरवान्वित जो महसूस करने का एक दिन आज का है। और साथ ही साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा, आज के दिन जो है केवल कारगिल विजय दिवस का ही नहीं बल्कि आज के दिन के बहाना लेके हमारे देश में जितने भी सेनाओं ने जो अपने जान निछावर करके शहादत दे के जो वीर गति प्राप्त हुआ है उन सबको आज के दिन हमें याद करना चाहिए और देश वाले याद कर भी रहा है और यंग जनरेशन खासकर इन चीज़ के बारे में जानकारी भी रखना चाहिए। ऐसे शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से जिन वीरों ने हमारे लिए शहादत दी उन सबको एक बार फिर से याद करते हुए सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं और देशवासियों को भी अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से इंडियन आर्मी को अभिनंदन करता हूं। तो आपने सुना कि किस तरह से वहां पर तमाम चाहे उच्च अधिकारी हों चाहे नेता हों तमाम लोग वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए आए क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करें तो उन्होंने कारगिल दिवस पर वहां पर जाना था पर मौसम के खराब होने की वजह से वहां पर वो नहीं जा पाए। इसी के साथ आज हम कारगिल दिवस पर और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, 2 गेस्ट हैं हमारे साथ। कर्नल जितेंद्र चौहान है, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं SS पठानिया है, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है गुलिस्तान न्यूज़ में। जी सबसे पहले हम जो सवाल है वो SS पठानिया से पूछना चाहेंगे। सर सबसे पहला जो सवाल है, सवाल से पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे इस जीत के लिए। ये दिन जो है ये जीत का है, इसलिए खुशी मनानी चाहिए पर दुखी इस चीज़ के लिए होना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे जो जवान थे वो शहीद भी हुए थे। तो सबसे पहला आपका जो हम सवाल पूछेंगे वो आपसे यही सवाल है कि जो 26 जुलाई है वो कितना महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, क्योंकि इसमें हमने जीत तो हासिल की पर हमने सीखा क्या है, ये सबसे मुख्य चीज़ रहती है इसमें। देखिए प्रिया जी, सबसे पहले आपको और जितेंद्र जी को नमस्कार और मैं तमाम उन रणवीरों को इन्होंने कारगिल वॉर के अंदर अपनी कुर्बानी दी उनको अपनी नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही हम उनके परिवार के साथ भी संवेदना व्यक्त करते हैं और ये उनको एश्योर दिलाना चाहते हैं कि देश जो है हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। देखिए लड़ाई कोई नहीं चाहता है जी। लड़ाई जब थोपी जाए किसी देश के ऊपर, हम एक शांति प्रिय देश है तो उस समय उसका जो बिफिटिंग रिप्लाई है वो देना बहुत जरूरी हो जाता है। और भारत जो है, अगर आप इंडियन आर्मी की बात करें, इसका एक बहुत ज्यादा ग्लोरियस इतिहास है। ये वर्ल्ड वॉर 1-2 से लेके आई है। आप 48 में कश्मीर रिबलेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं 65 की, 62 की, 71 की, 99 कारगिल की और रिसेंट जो केस है वो है चाइनीज एग्रेशन। तो इंडियन आर्मी जो है वो हर चीज को बड़ी सक्षमता के साथ जवाब दे रही है। और इस समय देखिए दुख तो होता है जब वीरों की कुर्बानी जाती है, लेकिन वो एक फख्र का विषय भी है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि एक बड़ा पुराना शेर है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही वाकई निशा होगा। तो ये हमें इन शहीदों पे फख्र करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे को यकीन है कि आने वाली सिचुएशन में हमारे जो वीर हैं और जिन्होंने कारगिल वार में जिस तरीके की लड़ाई लड़ी थी उसका पूरे वर्ल्ड के इतिहास में कोई मुकाबला नहीं है। 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर जहां टेम्परेचर जो है -30-40 डिग्री के अंदर जाता है, वहां पे कोई कवर नहीं है। उसके बाद आपको 4 कदम चले आपको सांसें आना शुरू हो जाती है। दुश्मन वहां बैठा हुआ अपने बंकर में अपने एब्ल्यूशन के साथ, आरटी के साथ, मोटर के साथ। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट लड़ाई थी और इन वीरों की कुर्बानी की वजह से ही हमारे देश का जो सर ऊंचा हुआ है और उसी की वजह है कि हम इसको कारगिल विजय दिवस को इतनी धूमधाम से मनाते हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं। बिल्कुल।
और इसी के साथ अब हम रुक करते हैं रिटायर्ड कर्नल जितेंद्र चौहान की ओर और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अगर हम करगिल की बात करें, जहां पर करगिल दिवस आज मनाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा मुख्य चीज यहां पर जानने की ये है कि जब जंग हुई थी वहां के जो लोग, आम लोग थे, उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, आपसे पहले यही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि करगिल दिवस पर अगर बात किया जाए तो उन लोगों को भी याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है जिन्होंने आर्मी के साथ जो खड़े होकर वहां पर उनका समर्थन भी किया और उनका साथ देते हुए वो तमाम चीजें भी उन्होंने मुहैया कराई, क्योंकि उस दौरान ऐसे हालात है जहां पर अपनी जान बचाना मुश्किल था, पर वहां के जो लोग हैं द्रास के, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको आज याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। देखिए प्रिया जी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके अंदर हम सभी को याद करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे देश के नाम पे जो शहीद हुए हैं, वो चाहे फौजी हो चाहे वो सिविलियन हो, जो भी शहीद होता है वो सिपाही कहलाता है, चाहे उसने वर्दी पहनी हो या वर्दी ना पहनी हो। तो जो देश की लड़ाई होती है प्रिया जी, वो केवल सैनिक नहीं लड़ता है, पूरा देश लड़ता है उसके साथ, पूरा देश खड़ा होता है। और ये तो देखा गया हमारे इतिहास में, चाहे ले लीजिए, चाहे कारगिल दिवस लीजिए, चाहे कारगिल वॉर लीजिए या 71 वॉर लीजिए, 65 लीजिए, पूरा देश एक साथ जुट के खड़ा होता है। और इसमें जो लोकल्स होते हैं, जहाँ पे वॉर चल रही होती है, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है, ये हरदम देखा गया कि लोकल पॉपुलेशन हरदम फोर्सेस का सपोर्ट करती है। देखिए, बिना उनके सपोर्ट के आप कोई भी वॉर नहीं जीत सकते हैं, आपको लोकल सपोर्ट चाहिए होता है। और इन वजह भी देखा गया है कि जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी लोकल है, चाहे वो लोकल एक बच्चा भी हो, वो सामने आकर के अपनी जान की परवाह ना करके वो सैनिकों के सपोर्ट में आके खड़ा हो जाता है। और ये एक तरह से हमारे सैनिकों के और भी हौसला अफजाई करता है। जब वो ये देखता है कि सारा देश उसके साथ खड़ा है, तो वो देखिए, ये जमीन की जो होता है, जमीन कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है, ये देश का एक टुकड़ा होता है। जैसे आप कहते हैं देश के लिए लड़ रहा होता है, तो वो जज्बा जो होता है, जो अपना एक सोल्जर, सिपाही जो जान देता है, अपनी निछावर करता है, अपनी जान की वो चिंता नहीं करता है, उसके पास केवल अपना देश की सुरक्षा का एक जज्बा होता है, वो देश के लिए जान दे रहा है। और जब वो ये देखता है कि लोकल लोग जो उसके साथ खड़े हैं, लोकल पॉपुलेशन जिसके साथ खड़ी है, तो जो उसका जज्बा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रिया जी, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें सभी का, एक सैनिक रहा हो जिसने वर्दी पहनी वो भी, और जिसने वर्दी नहीं पहनी थी उन्होंने अपनी जान, जिन्होंने शहीद हुए हैं, उनको भी साथ में उतनी इंपॉर्टेंस में देता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वो जंग जो नहीं भी कर रहा हो, पर कहीं ना कहीं वो भी उस जंग का हिस्सा रहता है। और पठानिया साहब, आपसे ये एक सवाल रहेगा कि बात अगर उस दौरान की करें, 1999 में जिस तरह से करगिल की जो लड़ाई हुई थी, उसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो हर कोई इंसान उसके बारे में डिस्कस भी करता है, वो है मीडिया की रोल। जानी पहचानी पत्रकारिता जो करती है, उनका नाम फिलहाल नहीं लेना चाहेंगे, पर उन पर भी काफी एलिगेशंस लगे थे कि वहां पर रिपोर्टिंग करते वक्त वो जो डिस्क्लोज हो गई थी लोकेशंस, तो आपको क्या लगता है कि वो जो हादसा हुआ था, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उससे हमें क्या सीखना चाहिए? क्योंकि कहीं भी लड़ाई होती है या हमारी कोई खुफिया चीजें होती हैं, वो मीडिया को नहीं दिखानी चाहिए, ताकि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है उनको नहीं खोलना चाहिए। तो इस पर क्या कुछ लगता है आपको? देखिए प्रिया जी, कारगिल वॉर एक ऐसा वॉर था जिसके अंदर मीडिया अपने पूरे उफान पे था। हाँ, बिल्कुल। इट वॉज बीइंग फॉट अंडर द वॉचफुल आई ऑफ मीडिया। अभी मीडिया क्या होता है कि जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, मीडिया हैज गॉट इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैनॉट गेट कैरीड अवे एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ गेटिंग इमोशनल और एंथुसियास्टिक और आउट ऑफ ज़ील, you cannot compromise with the operations or the information which is sensitive in the nature. तो ये मीडिया को खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा। उनको जो आर्मी के जो कमांडर्स हैं, उनके साथ उनको एक सिस्टम होना चाहिए कि whatever they are issuing it to the media, that is duly vetted by the army commanders and then only it is released. लेकिन आपसे आज तो फिलहाल जो हमारा मुद्दा है वो करगिल दिवस को याद करना है। उस दौरान क्या गलतियां हुई थी, क्या चीजें थी जो और अच्छे से हो सकती थी, या उससे हमें सीखने की बात है। तो आपको क्या लगता है कि सच में जो बात, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि क्या सच में उस दौरान मीडिया की गलती हुई थी, जिसको आज भी जो लोग हैं वो जानते हैं और कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं उसके बारे में? देखिए प्रिया जी, वो कहते हैं ना, बीती को बिसार दे आगे की सुध ले, उसका कोई फायदा नहीं है। वी आर नॉट हियर टू कैरी आउट द पोस्टमार्टम दैट व्हाट मीडिया डिड एंड हाउ मच इट वाज दैट इट बी
remain there. The only thing is, we have to concentrate that what happened in the Kargil and why it happened. And इसमें से हम लेसन क्या सीख सकते हैं, ताकि और ये भी हम यकीन करें कि आने वाले समय में कारगिल की रिपीटिशन ना हो। देखिए, ये एक डिजाइन था जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ ने ये कंस्पिरेसी की थी विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और इसमें वो काफी हद तक हमें सरप्राइज करने में सफल भी रहे। देखिए, हम कारगिल वार की बात करते हैं, कारगिल जो है एक डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख का, बिल्कुल उसके अंदर जो कंफ्लिक्ट पॉइंट्स थे वो आपके शुरू हो जाते हैं टाइगर हिल से, देन यू कम टू 4875 5140 टोलोलिंग, उसके बाद आप काक्सर आ जाइए, काक्सर के बाद आप बटालिक में आ जाइए, एंड देन सम एक्शन टुक प्लेस इन सब सेक्टर हनीफ आल्सो। आई वाज लकी, आई कैन टेल यू, इन ईयर 2000, soon after the post Kargil, I commanded my battalion in Daras. Tololing was with me, and then I commanded my battalion in Kaksar. काक्सर वो एरिया है जहां पे इस वॉर की पहली कैजुअलिटी हुई थी, सौरभ कालिया जो है, जिनको पाकिस्तान ने किडनैप करके और उनको जो है यूनेवा कन्वेंशन, ह्यूमन राइट कन्वेंशन को सबको दरकिनार करते हुए उनको एक बहुत तरीके से म्यूटिलेट किया था उनकी बॉडी, और जो 5 उनके साथ सोल्जर थे। तो इस समय हमें ये देखना है कि हमारे जो सोल्जर्स की जो शिवेलरी है, उनका जो वेलर है, उनकी जो बहादुरी है, एज दे से देयर इज अ सेइंग इन आर्मी दैट वॉरियर्स आर नॉट बॉर्न, इंडियन आर्मी मेक्स द वॉरियर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी दिन है उनको याद करने का, उनको सलाम करने का, उनके सामने नतमस्तक होने का। आप बिल्कुल सही बोले कि ये जो दिन है उनको याद करने का बिल्कुल ये दिन भी है, और हमें ये भी देखना है कि किस तरह से हमारे जो शहीद हुए हैं वहां पर उनको आज नमन करने के लिए गुलिस्तान ने आज मौका दिया है। जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया पे जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जो अपनी राय लिखिए और श्रद्धांजलि दे सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम जो जितेंद्र चौहान जी से अगला सवाल करेंगे कि जिस तरह से अगर बात करें फिलहाल अभी स्थिति बनी हुई है लद्दाख की ओर, चाहे वो चाइना का डर हो या फिर पाकिस्तान की अगर बात करें, तो ये कुछ ऐसे देश है जो लगातार मिलकर कहीं ना कहीं फिर से युद्ध जैसी ही हालात बनती हुई नजर आती है। बार बार बात करने के बावजूद भी हल नहीं लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल हमारी अगर बात देखी जाए तो करगिल युद्ध के बाद जो अभी स्थिति है, फिलहाल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, अगर कोई भी देश जंग करता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज को खत्म करने के लिए जो भी मतभेद हमारे बीच है, चाहे वो चाइना के साथ हो या चाहे पाकिस्तान के साथ हो, वो मतभेद कैसे खत्म हो सकते हैं? क्योंकि बातचीत भारत की ओर से बार बार हो रही है पर हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, जैसे पहले आपने मीडिया की बात कही थी, और ये भी कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है उससे हमें दोनों तरफ सीख लेनी होती है कि क्या गलतियां की और क्या हमें नहीं रिपीट करना चाहिए। जैसे हम सोल्जर से उम्मीद करते हैं कि वो हर डिसिप्लिन सोल्जर होना चाहिए, वो लड़ाई लड़ रहा है, जैसे आप ये मान के चलिए लड़ाई लड़ता है, तो उसी तरह जो मीडिया है, जो फोर्थ पिलर है, उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। एक जो नया सिस्टम चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज का, लेट्स होल्ड ऑन द ब्रेकिंग न्यूज, इसीलिए शायद रेगुलेशन पास किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे इवन बॉम्बे अटैक के बाद कि डिले रिपोर्टिंग का, कि आप लाइव रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहले का दिन अलग होता, पहले न्यूज़पेपर छपता था, नेक्स्ट डे लोग पढ़ते थे। अभी क्या, जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है आप लाइव रिकॉर्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको लोग देख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल हो गई है। तो इस चीज को मीडिया को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल, अब आता हूँ मैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, ये कोई नहीं चाहता है कि युद्ध हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, युद्ध की तैयारी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको हर कंटिजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ता है। और यही जब आप तैयार रहते हैं, जब आप स्ट्रांग होते हैं, तो जो आप निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आते हैं तब भी आप स्ट्रांगली निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी मजबूती से नहीं है, आप कहीं पे वीक हैं, तो आप निगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे। यही आपने देखा होगा कि जिससे पहले और अब में कितना फर्क आया है। पहले भी चाइना क्या ये पॉलिसी चलती थी, थोड़ा सा कब्जा कर लो, पीछे 2 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम आगे। लेकिन इस बार जिस तरह से भारत ने, तीनों फोर्सेज ने जिस तरह से उनको रिस्पॉन्ड किया है हर लेवल पे, चाहे सी में हो, साउथ चाइना सी पे हो, चाहे एयर एफर्ट्स को लेकर के हो, या आप आर्मी का हो, तो उससे एक मैसेज बहुत क्लियर गया कि वी मीन द बिजनेस नाउ, कि आप मिस एडवेंचर हमारे साथ नहीं कर सकते थे। पहली
युद्ध कोई देश नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध जब भी होता है नुकसान इकोनॉमिकली दोनों देशों का होता है, और दोनों देशों का नहीं, जिस हिसाब से आजकल ट्रेड सिस्टम है उसके अंदर वर्ल्ड का नुकसान होता है। कोई वर्ल्ड ये नहीं कह सकता है कि दो देशों के बीच लड़ाई है, बाकी आसपास के देश उसे अछूते रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यही एक कारण है कि हर स्टेप पे प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे इसको निगोशिएट करके सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब दोनों देश इसके लिए तैयार हैं। भारत हर कदम पे ये कह रहा है कि देखिए हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारी लाइन है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये सच भी है, क्योंकि हम लोग अपने संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते, और आज भारत इतना सक्षम है कि वो दोनों फ्रंट के ऊपर वॉर को लड़ सकता है। ये मैसेज बहुत क्लियरली दिया है भारत ने, ठीक है। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि जो भी आप कह रहे हैं कैसे समझौता है, कैसे वॉर को टाला जा सकता है, वॉर को टाला तभी जा सकता है कि ये दोनों देश मेच्योर हों और मेच्योरिटी से निगोशिएट कर सकें। लेकिन एक भी देश अगर पक्षपातपूर्ण हो तो शायद मुश्किल हो जाता है कि निगोशिएट करना, और फिर शायद जो भी ऑप्शन खुले होते हैं उसके लिए हमें तैयार है। बिल्कुल जी, आपसे अब एक सवाल और पूछेंगे। जिस तरह से अगर बात करें फ्रॉम करगिल टू कोप, ये एक बुक थी जो कि पाकिस्तान एक्सपर्ट जो है और जर्नलिस्ट भी है नसीम जायरा, उन्होंने लिखी थी, और उस बुक में ये लिखा गया था कि जब करगिल की जो लड़ाई हुई थी, जो कि 2 महीने से ज्यादा चली, फिलहाल 3 महीने भी कुछ जगहों पे लिखा गया है कि वहां तक चली थी, तो इसमें वो लिख रही है कि ये सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान की। और वही पाकिस्तान की अगर आर्मी की बात करें तो फिलहाल उनका ये अफवाहें होते हैं कि करगिल की वो जो लड़ाई है वो जीत गए थे और उन्होंने बहुत ही वहां पे बेहतरीन किया था काम, पर वहां के जो अंदर जर्नलिस्ट हो या एक्सपर्ट्स हो, उनका ये कहना है कि करगिल की लड़ाई पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान था, जिस नुकसान को वो आज तक जो है वो देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो हालात है, फिलहाल अभी भी ऐसी हालात हैं कि युद्ध की स्थिति बनती बनती बार बार टल जाती है, जिसमें कि अभी भी स्थिति देखें तो जिस तरह से बार बार ड्रोन्स दिख रहे हैं या सीमावर्ती इलाकों में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तान अपनी पिछली गलतियों से अभी तक नहीं सीख पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या फिर से जवाब देने की जरूरत है या फिर अभी हम खामोश रहें? ये सवाल मुझसे कि प्रधान से आपको? जी बिल्कुल, ये आपसे सवाल है, बताइए। ओके, देखिए प्रिया जी, जो पाकिस्तान की अभी जो हालात है, ये सच है कि कारगिल का जो मिस एडवेंचर किया था कि शायद बहुत ही मिसकैलकुलेशन हुआ था, उन्होंने भी शायद नहीं समझा था कि इससे रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, पहली चीज। और सबसे बड़ी गलती क्या की थी, उन्होंने अपने पॉलिटिकल बॉसेस को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, जैसे पठानिया ने बोला था, ये दूसरी गलती हुई। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, कोई देश तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रही है। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, आप मार्शल लॉ लागू करके चलाना चाहते नहीं चला पाते हैं, ठीक है। और उसी का परिणाम देखिए आज पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान के हालात जिस जगह पे लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकली फेल्ड स्टेट पाकिस्तान आज की डेट में, पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहा है कि वो देश हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ लड़ाई लड़ सके, आज से कन्वेंशनल लॉ लड़ सके, वो इस स्थिति के अंदर नहीं है कि वो ऑलरेडी अपने इंटरनल इतने फ्रंट के ऊपर उनको वार चल रही है, उसी वो कंट्रोल कर ले, वही बहुत बड़ी चीज है। ये जो ड्रोन वगैरह का जो होता है, ये जो चीजें हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी तरह से अपना जो इंटरनल उनके प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ से अटेंशन ड्रॉ करने के लिए किसी तरह वो अपनी पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ करे। क्योंकि एक कश्मीर का एक मुद्दा एक ऐसा रहता है, बहुत टची मुद्दा रहता है पाकिस्तान पब्लिक के लिए। तो पाकिस्तान अभी तो वो बोगी लेके चल रहे थे, लेकिन अभी शायद पाकिस्तान की जनता ने भी समझ लिया कि ये कश्मीर मुद्दे को लेकर हम लोग कब तक लेके चलेंगे, तो ये बोगी शायद नहीं चल रही है। और जिस तरह से चाइना का उसके अंदर इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है और जिससे इकोनॉमिकली वीक होता जा रहा है, उसका आप देखेंगे उसके अंदर ग्रेट लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज की देश में उसके साथ केवल टर्की और चाइना को छोड़ के कोई देश उसके साथ नहीं खड़ा है। तो ऐसे में ये कहना कि पाकिस्तान को हम सबक सिखा, ऑलरेडी हमने पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखा दिया है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना कि पाकिस्तान का इस्तेमाल कौन कर रहा है इस समय, वो चाइना कर रहा है।
तो अगर चाइना को हम अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं तो बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल, की ये तरफ भी आज हमको वैसे भी नजर बहुत रखना सारे जो पड़ेगा। चीजें थी वो हम पूछ सकते हैं, पर समय कम रह चुका है। तो पठानिया साहब से एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान से बात करने के लिए जोर भर रहे हैं और लगातार ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान से अभी भी बैठकर हम बात करें। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है जहां पर उंगलियां पाकिस्तान पर उठती हुई नजर आती हैं, चाहे वो आईईडी यहां पर लाना हो या ड्रग्स की सप्लाई हो या फिर सीमावर्ती में लगातार जो फायरिंग करता हो पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो इससे एक चीज पता चलती है कि पाकिस्तान बात करने के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि फिर से युद्ध वाली हालात हो जाए और जो पहले उन्होंने गलती की है वही गलती फिर से वो दोहराना चाहते हैं। पठानिया साहब, आप इस पर जल्दी से कुछ बोलिए क्योंकि समय कम रह चुका है। जी पठानिया साहब, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? जी चलिए, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है, तो इस पर जितेंद्र चौहान से ही हम जानना चाहेंगे कि ये क्या बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, जब अभी भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आप हमें सुन पा रहे हैं सर? लगता है तकनीकी समस्या होने की वजह से हमारा संपर्क टूट चुका है दोनों से। और फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से बात अगर हम करें तो जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है जहां पर लगातार जहां पर ऐसी स्थिति बनी है, ड्रोन दिखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो आईडी की बात करें तो ऐसी स्थिति है जो युद्ध वाली हालात फिर से बनते हुए नजर आते हैं। परंतु अगर हम बात करें तो आज की दिन जो याद करने का है, उन शूरवीरों को याद करने का जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए जो है बलिदान कर दिया। तो आज करगिल दिवस पर आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, उन 527 से ज्यादा ऐसे शहीदों को जिन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया था भारत भूमि के लिए। आज आप लोग भी उनको श्रद्धांजलि कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और उन परिवार को भी लगातार याद करने की जरूरत है जिन्हें अपने बच्चे खोए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था। और आज के इस सेगमेंट में हमने तमाम उन चीज़ों को जानने की कोशिश की जो करगिल दिवस में उस दौरान हुई थी और कौन सी ऐसी गलतियां थी जो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। और आज हमने श्रद्धांजलि भी दी है उन तमाम योद्धाओं को और जो उस जंग में शामिल हुए थे। फिलहाल के आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नई पेशकश में फिर से लौटेंगे। नमस्कार।